So, dear students, our today's chapter is respiration and circulation. Respiration and circulation. सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेवी वेटेज का है. एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे. 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की पूरी संभावना है. सेगमेंट सेकंड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं. तो ये पार्ट 2 का पार्ट है, तो इसलिए बड़ा जो क्वेश्चन है और स्पेशली ये जो चैप्टर है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है. जिस प्रकार से हमारे सिलेबस में 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी एक मेन पोर्शन है सिलेबस का, जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें आएगा रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. क्लियर? इस प्रकार के चैप्टर जो है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं. जेनेटिक्स के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3, 4 एंड बायोटेक्नोलॉजी. तो ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स आपको जेनेटिक्स के अंतर्गत आएंगे. मतलब देखिए पेपर भी सेट होता है एक प्रकार से, तो सेटर भी की भी जो साइकोलॉजी रहती है वो साइकोलॉजी को भी हमें समझना पड़ेगा कि वो सारे क्वेश्चन भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही निकाल के डालेगा, ऐसा नहीं है. तो आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी मेरा पढ़ाई कम हुआ है तो मैं ये चैप्टर ड्रॉप करूँगा, वो चैप्टर ड्रॉप करूँगा. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के पूरे चैप्टर्स एक ग्रुप में ड्रॉप करने के लिए ना ले, मैं उन स्टूडेंट के लिए सजेशन दे रहा हूँ जो स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं हुई है या फिर उनके साथ कुछ समस्या है. तो ऑल राइट, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे और हेवी वेटेज के चैप्टर्स रहेंगे. तो करना क्या है इसमें? अभी आपको करना ये है कि ये जो चैप्टर्स है इसमें सबसे पहले तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करके जाना है. क्या क्या करना है? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करना है. उसके बाद में आपको जो एक एटीपी के सिंथेसिस का यहाँ पे इक्वेशन दिया है उसको बिल्कुल करना ही करना है. रेस्पिरेशन नाम की ये जो प्रक्रिया होती है और ये जो इक्वेशन आपको दिया है ये क्लियर कट एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है? यस, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. तो आपको रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं, ये करके जाना है. एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें 38 एटीपीज मिलते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो उसमें आपको मात्र 2 एटीपी मिलते हैं जब रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जाएगा तो. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है रेस्पिरेशन, बट माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है अनएरोबिक या एरोबिक में. एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कहाँ पे होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में. क्लियर है आप लोगों को? ठीक है. क्योंकि ध्यान कैसे रखना है इस बात पे, एरोबिक अनएरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कहाँ होता है, ये एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है. देखिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल एरोबिक और अनएरोबिक दोनों में होता तो बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. समझ में आया? तो बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि उसमें क्या नहीं है, ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी इसेंशियल. चलिए आगे बढ़ेंगे. अब देखते हैं रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से होते हैं अलग अलग जीवों में. तो यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में आपको सिंपली पूछा जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है. ये एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, और जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो सरफेस, जैसे कि हमारे ह्यूमन में लंग्स है, हमारे ह्यूमन में क्या है, लंग्स है,
ऐसा ही इस प्रकार से जो भी सरफेस जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इट मीन्स एनिमल में यूज हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए, उसके कुछ फीचर्स है। मे बी पॉसिबल एक मास के लिए आपको बोला जाए, गिव द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस, गिव द features of respiratory surfaces. Number 1, it should have large surface area. Number 2, it should be thin, highly vascular and permeable to allow the exchange of gases, and it should be moist. तो हमारे लंग्स हम देखते हैं कि वो हल्के फुल्के मॉइस्ट भी है, बिकॉज जब वो मॉइस्ट रहेंगे तो क्या होगा, जो एयर है, जो गैस है, वो आपने सीखा है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका एक्सपांशन होता है। तो जितना टेम्परेचर कम उतना ही वो कम से कम स्पेस लेगा। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, एक टॉपिक हमारे सामने है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। सो द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फैसिलिटेट द गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। आपको ध्यान में रखना है कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट में कौन से प्रकार से होता है, गैसेस एक्सचेंज प्लांट में कौन से प्रकार से होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। टेरेस्ट्रियल प्लांट की अगर बात हम लोग करें, टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात अगर हम लोग करें तो वहाँ पे स्टोमाटाज आपको दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? स्टोमाटाज। तो इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें समराइज करके रखना है, ठीक है। सो स्टेम, लीफ, रूट्स, इन सभी पे आपको स्टोमाटास दिखाई देंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है एयर स्पेस में, जो कि स्टोमाटा के थ्रू होगा। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर डिफ्यूज होता है इन एरिएटेड सॉइल। उसके बाद में ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द फिल्म ऑफ मॉइस्चर और वाटर अराउंड द रूट टिश्यू एंड एंटर इट बाय डिफ्यूजन। तो आपको सॉर्ट आउट कर लेना है कि प्लांट में कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव, स्टेम है ना, जैसे छोटे छोटे जो पोर्स वहाँ पे होते हैं, दोज आर नोन एज स्टोमाटास। तो वो स्टोमाटा के थ्रू एयर स्पेसेस में अंदर एंटर होते हैं। उसके बाद में वाटर वेपर डिफ्यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है। एयरेटेड सॉइल होती है, उसके द्वारा भी ऑक्सीजन अंदर जाता है, मॉइस्चर रूट टिश्यू के द्वारा जाता है। अब कुछ वुडी फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे कि ट्रीज और श्रब्स जो है, उनमें एक्सटर्नल इम्परवियस बार्क होती है। ये अंडरलाइन करके रखना है, ये एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और दूसरा वन लाइन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। व्हाट इज एक्सटर्नल इम्परवियस बार्क होती है, किसमें होती है इम्परवियस बार्क? ट्रीज एंड श्रब्स, जो वुडी प्लांट जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेंटिसेल, उनके पास एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है लेंटिसेल, जो कि स्टेम के सरफेस पर होते हैं, जिनके थ्रू भी उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से स्टोमाटा, लेंटिसेल है ना, ये सब जो है प्लांट के पास सरफेसेस है, पार्ट्स है, स्ट्रक्चर है फॉर गैसेस एक्सचेंज। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्डली एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके ऊपर में इस टॉपिक पर प्रश्न नहीं आने की संभावना मुझे लगती है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब रेस्पिरेशन देखिए, वैसे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको मतलब एनिमल और प्लांट दोनों का स्टडी है रेस्पिरेशन, क्योंकि ये फिजियोलॉजी ह्यूमन की भी है और फिजियोलॉजी प्लांट्स की भी है। तो दोनों को बैलेंस करते हुए आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए चलना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्लियर कट आप सोचिए कि आपको स्टडी करना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का। अब एनिमल में जो रेस्पिरेशन होने वाला है वो देखिए बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल है। अगर हम प्लांट से कंपेयर करें एनिमल को, तो प्लांट में बहुत वेरिएशन नहीं मिलेंगे आपको, बट एनिमल्स में आपको वेरिएशन मिलेंगे। एनिमल्स में आपको वेरिएशन मिलेंगे, इसी कारण रेस्पिरेटरी सरफेस और ऑर्गन्स में भी आपको वेरिएशंस मिलेंगे, क्योंकि एनिमल अगर वेराइटी ऑफ टाइप के हैं, उनके लाइफ हैबिटेट्स
अगर वेराइटी ऑफ टाइप के है तो आपको उनके ऑर्गन या सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस में वेरिएशन मिलेंगे। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल, जैसे देखिए डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सराउंडिंग मीडियम, इसके बेसिस पर ऑर्गन्स में वेरिएशन आपको मिलेंगे। ठीक है। नाउ हाइयर एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, जैसे कि आपको पता है हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सी है ह्यूमन की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एसोसिएटेड होती है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखना है। हाइयर एनिमल्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है? क्या ये सच है कि हमारी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? यस, हमारे लंग्स हमारे हार्ट के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो एसोसिएटेड है लंग्स के साथ। गेटिंग मी? पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा ही ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड। याद आ रहा है सभी को? जो ब्लड हार्ट में से ऊपर लंग्स की ओर जाता है वो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है एंड रिटर्न टू हार्ट अगेन। यस और नो? ओके देन, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये जो चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को आप क्लियर करेंगे। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको प्रॉपरली स्टडी करके जाना है कि प्रोटिस्टास जैसे या सेलेंट्रेट्स जैसे ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती है। उसके बाद में बाकी सब आप पढ़ लेंगे और इसका स्टडी आप करके जाएंगे। ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लंग्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, महत्वपूर्ण सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और वो है लंग्स वाली सिस्टम। कौन सी वाली सिस्टम? यस, तो हमारे जितने भी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का जो कंसेप्ट है, दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कंसेप्ट है, वो लंग्स में होता है। और हमारे जो गैसेस है, हमारी जो ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन, पहले ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड के मार्फत होगा, ब्लड के द्वारा होगा, फिर वो लंग्स में जाके एक्सचेंज होगा। ठीक है बेटा? ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारी जो ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्या, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आप समझें, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आप प्रॉपरली समझेंगे तो मैं आपको बताऊं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें कौन कौन है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर्स, नेसोफेरिंग्स, नोज, थ्रोट, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें है। तो आपको सॉर्ट आउट करके रखना है। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड की गई है, उसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन से और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन से, जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स, ट्रकिया, उसके बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स आएंगे। आप डायग्राम को देखना है आपको, आपके पास आपके सामने डायग्राम होंगी, आप उस डायग्राम को प्रॉपरली देखिए। मैं आपको उसमें बताऊँ तो जो डायग्राम आपके सामने रखी हुई है, उस डायग्राम में आपको दिखाई देगा क्या, लैरिंग्स। क्या दिखाई देगा? लैरिंग्स। तो मैं आपको बताऊँ, लैरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिखाई दिया? लैरिंग्स के ऊपर में जो भी कुछ है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलो, और द लोअर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलो, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट जो है वो लैरिंग्स से नीचे है, लैरिंग्स से नीचे है। इस प्रकार आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब देखिए डिटेल प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। 1-2 मार्क्स का प्रश्न आपको आएगा, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, और 4 मार्क्स का प्रश्न आएगा, डिस्कस इन डिटेल द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर टू यू? तो उसमें आपको हर पॉइंट पे बात करनी है, चाहे आप किसी भी टॉपिक को कितना
लेंथ में लिख रहे हो इससे इसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हर पार्ट को कवर करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? जैसे पहला पार्ट है, आप इसलिए लिस्ट लर्न करो सबसे पहले। सो नोज में भी कुछ पार्ट है, दैट इज वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर, है ना। उसके बाद में उसमें मिस्थमॉइड कार्टिलेज एक हाईलाइट वर्ड है, उसको आप प्रॉपरली समझ लेंगे। उसके बाद में फैरिंग्स है, उसके बाद में क्या है, फैरिंग्स है, ठीक है। ट्रैप करेगा, किस पे बात कर रहे थे हम लोग? ट्रकिया। ट्रकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ का है। उसके बाद में उसमें कार्टिलेजिनस 16 to 20 सी शेप सपोर्टिव रिंग्स है। इंटरनली इट इज लाइंड बाय द सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके साथ साथ उसमें म्यूकस ग्लैंड भी है, जो कि माइन्यूट पार्टिकल जो अंदर आएंगे रेस्पिरेशन के, इनहेलेशन के टाइम पे वो ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन है वो है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही आपका ट्रकिया खत्म होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू 2 branches, and those branches which are going to be entered into lungs are known as bronchi। उनको आप क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंटरनली सी शेप इनकम्प्लीट रिंग्स के साथ ये ब्रोंकाई जो है सपोर्टेड होती है, ठीक है। और ये सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली दे एंड एट द स्ट्रक्चर अल्वियोलाई, ठीक है, ब्रोंकाई। फिर उसे प्राइमरी ब्रोंकाई के 2 ब्रांचेस होंगे, फिर उसके 4 होंगे, फिर हमारे लंग्स के अंदर जाने के बाद सेकेंडरी टर्शरी, इस प्रकार से ब्रांचिंग अल्वियोलाई का होगा। और फाइनली ब्रोंकियल्स का होगा, तो वो अल्टीमेटली ब्रोंकियोल्स बनेंगे। एंड फाइनली एक ग्रेप्स के बंच के जैसे पोर्शंस वहाँ पे आपको मिलेंगे, एंड दैट इज अल्वियोलाई। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं लंग्स पे। लंग्स जो है ये हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसकी एक पेयर ह्यूमन के पास प्रेजेंट होती है, ये स्पॉन्जी इलास्टिक होते हैं, है ना, और हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर लंग्स जो है वो एक डबल प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, जिसमें कि आउटर पैराइटल और इनर विसरल मेम्ब्रेन होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसमें आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल होती है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लंग्स जो है 2 लंग्स है, उसमें से राइट वाला लंग जो है जिसके 3 लोब्स है, और जो लेफ्ट वाला लंग है वो थोड़ा छोटा है जिसके 2 लोब्स है। ये भी पार्ट आपको ध्यान में रखना है। राइट 3 लंग्स, लेफ्ट 2 लोब्स। राइट लंग्स के 3 लोब और लेफ्ट लंग के 2 लोब। और सभी लंग में छोटे छोटे जो बंचेस ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट है, जिसको हम अल्वेओलाई बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 से 12 अल्वेओलाई आपको हर छोटे बंचेस 10 से 12 10 to 12 अल्वेओलाइज के बंचेस मिलेंगे। टोटल बंचेस 10 to 12 है क्या? नहीं, एक बंच 12 to 20 अराउंड के बंचेस ऑफ द अल्वेओलाई आपको लंग्स में मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे बंचेस अल्वेओलाइज के मिलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा क्या? अल्वेओलाई। तो अल्वेओलाई के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज द एंड स्ट्रक्चर, यूनिट स्ट्रक्चर बोलेंगे। लंग्स का यूनिट कौन? अल्वेओलाई। लंग्स का यूनिट कौन है? यस। सो यहाँ पे ये थिन वॉल्ड होता है, ये एक लोबुलेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और हर वेओलाई जो है इसके सराउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर अल्वेओलस जो है, एक अल्वेओलस जो है, अल्वेओलाई इज अ प्लूरल वर्ड, ओके, अल्वेओलस इज अ सिंगुलर वर्ड। तो हर अल्वेओलस के सराउंडिंग में डायग्राम के फॉर्म में हम लोगों ने लास्ट टाइम दिखाया भी था कि इस प्रकार से उसके सराउंडिंग में क्या रहेगा?
ब्लड के कैपिलरी का क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा, क्योंकि जो भी एक्सचेंज होने वाला है गैसेस का, दैट इज इन बिटवीन द अल्वेओलाई एंड ब्लड कैपिलरी। ओके, तो इस कारण से वहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज होगी, जो पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स रहेगी। ठीक है, अब ये जो अल्वेओला है हाईली इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ सिंगल, जो कैपिलरीज है ये हाईली इलास्टिक और सिंगल लेयर की बनी होती है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि स्क्वैमोस एपिथेलियम इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है और कनेक्टिव टिश्यू से ये कनेक्टेड है। अभी टोटल अगर नंबर हम लोग देखें तो अराउंड 700 मिलियन अल्वेओलाई हमारे लंग्स में हमें देखने को मिलेंगे और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम यहाँ पे होगा। डायफ्राम पे एक मास के लिए पूछा जा सकता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही आपको डायफ्राम के बारे में मेंशन करना होगा। 4 मास का जो प्रश्न है उसमें ये एक मस्कुलर सेप्टम है जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट है और यहाँ से इस डायफ्राम को चीर कर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनल का जो पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। वो ईसोफेगस देखिए यहाँ पे नहीं है, ईसोफेगस आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा। ओरल कैनल से जो नली जो स्टमक को जुड़ती है जाकर या दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टमक, तो वो ईसोफेगस है। वो ईसोफेगस सीधा इस डायफ्राम को चीर कर नीचे गया हुआ है। ये डायफ्राम एक इलास्टिक सेप्टम है जो नीचे और ऊपर होते रहता है। जैसे वो नीचे होगा हमारे लंग्स जो है वो लूजली अरेंज है और वो इस प्रकार से लूज हो जाएंगे और उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर जो है अंदर का वो कम हो जाएगा और बाहर से हायर प्रेशर से एयर अंदर आएगी। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम लोग आगे इसको सीखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी प्रश्न जो है वो 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। अब ये प्रश्न में आपको क्या क्या डिस्कस करना है, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है इसमें आपको 4 पॉइंट डिस्कस करना है। ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हर टॉपिक को प्रॉपर करके जाएंगे। देखिए ब्रीदिंग क्या है, इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीदिंग क्या है, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल की प्रक्रिया क्यों होती है, तो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे थोड़ी एक डायग्राम भी दी हुई है ब्रीदिंग के संदर्भ में। जो डायग्राम आपके सिलेबस में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, उस डायग्राम को आप प्रॉपरली देखिए थोड़ा और समझिए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डायफ्राम जब नीचे जाता है तो इनहेल होता है और डायफ्राम जब ऊपर आएगा तो एक्सहेल होगा। समझ में आ रहा है ना? यस, क्योंकि डायफ्राम नीचे जाएगा तो लंग्स में वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा और बाहर से हवा अंदर आ जाएगी। वो होगा इनहेल। वो क्या होगा, इनहेल होगा। ठीक है, और एक्सहेल कैसे रहता है, एक्सहेल दैट इज एक्सपिरेशन कैसे रहता है, जब लंग्स जो है जो डायफ्राम है, डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम होगा। वो प्रेस होगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इसलिए फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर बाहर फेंक दी जाएगी, एक्सपेल्ड कर दी जाएगी, पुश कर दी जाएगी। यस और नो? ठीक है, सो ये होगा ब्रीदिंग। ये क्या होगा, ब्रीदिंग का प्रक्रिया। अब ये जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है उसके बाद में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है। ब्रीदिंग की प्रक्रिया के बाद कौन सी प्रक्रिया है? देखिए ये जो 4 टॉपिक है ना, एक टॉपिक पर 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन ब्रीदिंग। तो आप ये 4 मार्क्स का प्रश्न करके जाइए, इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अब आपको इतना समझना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन से लेवल पर होने वाला है। इसमें आप सॉर्ट आउट करके रखेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो हमारे जैसे लंग्स में हवा अंदर आई, लंग्स में हवा अंदर आई तो यहाँ पे
अल्वेओलाई में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? अल्वेओलाई में पहुंचेगी। और अल्वेओलाई में पहुंची है हवा, तो यहाँ से अल्वेओलाई में से ऑक्सीजन गेट एंटर्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरी में का कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई में आ जाएगा। हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर? इतना ही है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को समझेंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इस प्रकार से आप करेंगे। और ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रही है, अल्वेओलाई और कैपिलरी में का एक्सचेंज। तो आप देखो अल्वेओलाई में से रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन जो कैपिलरी में अंदर जा रहा है, और कैपिलरी का जो ब्लू कलर के एरोज के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होगी। 3 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम एक्सचेंज, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या आएगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में आपको क्या पॉइंट्स और ध्यान में रखना है? नंबर 1, उनमें गैसेस का जो है वो डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के द्वारा वो अंदर बाहर करते हैं। उसके बाद में पार्शियल प्रेशर का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कैपिलरी में, पल्मोनरी कैपिलरी में जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है 45 mm ऑफ Hg। वही कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलार एयर में होता है 40 mm ऑफ Hg। सो द डिफरेंस इज 5 mm ऑफ Hg। यस और नो? तो आपको करना क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में मैंने जो मेनली बोला था उसको ध्यान में रखना है। और साइड वाइज आपको ना कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, मैंने बोर्ड पे जब आपको सिखाया था तब मैंने एक बॉक्स टाइप बना के दिया था। ऊपर में एक प्रेशर लिखा था, नीचे में एक प्रेशर लिखा था। समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअल जो अल्वेओलाई में आया हुआ एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना कम, और जो आपका ब्लड रहेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना ज़्यादा, दैट इज 45 mm ऑफ Hg। क्लियर? तो ज़्यादा की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड। आपको इतना कॉमन सेंस रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चाहिए या बाहर फेंकना है? तो बाहर फेंकना है। तो अंदर कौन है? ब्लड। और बाहर कौन है? अल्वेओलाई। यस और नो? तो ब्लड में से अल्वेओलाई में जाना चाहिए, इसलिए ब्लड में रहेगा 45 mm ऑफ Hg और अल्वेओलाई में रहेगा 40 mm ऑफ Hg। क्लियर? उसी प्रकार से ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन है 40 mm ऑफ Hg, और वही अगर अल्वेओलार ब्लड, दैट इज अल्वेओलाई में अगर हम लोग देखें तो दैट इज 104 mm ऑफ Hg। तो इस प्रकार से अल्वेओलाई में 104 mm ऑफ Hg और 40 mm ऑफ Hg का इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, और इसी कारण लंग्स में से, मतलब अल्वेओलाई में से ब्लड जो है हमारे कैपिलरीज में आ जाता है। पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट है कुछ इसमें? चलिए इंटरनल रेस्पिरेशन पे आएंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगा? अब देखिए ब्लड में आ चुका है, ऑक्सीजन ब्लड में आ चुका है, ठीक है। अब हमें ये जो ब्लड में आया हुआ ऑक्सीजन है इसे पहुंचाना है टिश्यू तक या सेल तक। यस और नो? यही है टारगेट इंटरनल रेस्पिरेशन का। यही है टारगेट इंटरनल रेस्पिरेशन का। यस, इंटरनल रेस्पिरेशन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ब्लड में एंटर हुआ हुआ ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक पहुंचाना। ब्लड में मतलब फ्रॉम लंग्स टू blood carries oxygen from lungs to tissues but via heart. देखिए लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, अब वहां से ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे जाएंगी? एट्रियाज। किसके पास जाएंगी? एट्रियाज, लेफ्ट एट्रियाज। कौन सी एट्रियाज? लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रियम के पास जाएगी और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पॉड करेगी
फिर वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक एक्शन के द्वारा एवॉर्टा थ्रू पूरे शरीर के थ्रू और भेज देगा। क्लियर है ना? विजुअलाइज करना पड़ेगा। हार्ट की डायग्राम आपको आती है, ठीक है। हार्ट के 4 चेंबर, हार्ट में से निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स है और हार्ट से बाहर हार्ट में अंदर आने वाली जो वेसल्स है, इनके बारे में आपको बिल्कुल बिल्कुल 100% क्लियर होना है। देखिए, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं आएंगे दोनों चैप्टर्स के, मतलब दोनों पोर्शन के, ठीक है। चलिए एक बार फिर से कि लंग्स में जो ऑक्सीजन आया है ब्लड में, वो अब जाएगा संपूर्ण शरीर की ओर वाया हार्ट। अब वो कैसे हुआ वो मैंने सर्कुलेशन में फिर से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अब ये टिश्यू तक पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? टिश्यू तक पहुंचेगा, मतलब सेल तक पहुंचेगा ऑक्सीजन। सो अब ये कैसे पहुंचता है, तो इसके कुछ पोर्शंस है, इसके कुछ पोर्शन है। नंबर एक जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 1 क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सबसे पहले हमें देखना है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। इसमें के जो पॉइंट है आपको समराइज स्टडी करते वक्त जब आप समरी करेंगे तो आपको ना कुछ नोटेशंस लेके रखना है। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में, जो इंटरनल रेस्पिरेशन में नंबर 1 पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि जितना भी ऑक्सीजन है उसमें से मात्र 3% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ठीक है। जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के थ्रू, जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड में, जितना भी ऑक्सीजन गया उसमें का 3% जो है वो क्या होगा? प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। और 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा। ओके बेटा, ब्लड में जाने के बाद ब्लड में कौन कौन है ये तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको सीखा ही है आपने, और भी सीखेंगे, नो प्रॉब्लम। बट 3% प्लाज्मा में जाएगा और 97% के अराउंड वो किसके पास रहेगा? हीमोग्लोबिन के पास बाइंड होगा और उसके थ्रू कैरी किया जाएगा, ठीक है। तो मुख्य कैरियर जो है ऑक्सीजन का वो कौन है? हीमोग्लोबिन है। इसलिए मेन कैरियर जो है वो हीमोग्लोबिन रहेगा। एक्चुअली हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बहुत हाई अफिनिटी होती है, मतलब हीमोग्लोबिन रेडियली अट्रैक्ट्स द ऑक्सीजन। इट हैज़ अ हाई अफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को अपने साथ तुरंत बांध लेता है ना, और कंबाइन करता है। और जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न आते हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड तैयार होता है, कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। अगर हम लोग बात करें कि थेरोटिकली, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जिसमें 4 क्या है? Fe डबल पॉजिटिव के आयंस है, ठीक है। 4 Fe डबल पॉजिटिव के आयंस है जिसमें 4 ऑक्सीजन को उठाने की क्षमता है। इट मीन्स एक Fe डबल पॉजिटिव विल कंबाइन विथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली 4 Fe डबल पॉजिटिव आयंस पिक अप 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यस और नो? तो इस प्रकार से ये रिएक्शन के रूप में भी आपको दिया गया है, ये आपको हाईलाइटिंग ध्यान में रखना है। आपको अगर मार्क्स लेना है तो ये वाला पोर्शन, ये कैलकुलेशन आपको लिखना ही है, ठीक है। वो 3%, 97% का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये लिखना है। देखिए आगे चलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है लंग्स की ओर से पूरे टिश्यू की तक बॉडी में
ऑक्सीजन को लेके जाने वाला है और वहाँ पे जाके टिश्यू लेवल पर वो फिर से ऑक्सीजन को रिलीज कर देने वाला है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब टिश्यू लेवल पर जाएगा तो टिश्यू लेवल पर टिश्यू को ऑक्सीजन दे देगा और हीमोग्लोबिन ब्लड में एज इट इज मेंटेन हो जाएगा। यस और नो? ओके, सो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि सैचुरेशन की जो डिग्री है हीमोग्लोबिन की विथ ऑक्सीजन ये डिपेंड करती है ऑक्सीजन टेंशन पर। किस पे? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जितना, मतलब क्या है कि बॉडी में जितना ऑक्सीजन आएगा उस पर डिपेंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना तैयार होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना तैयार, भैया चाय उतनी ही मीठी होगी जितनी आप उसमें शुगर डालोगे। यस और नो? जितनी आप शुगर डालोगे तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना ही ऑक्सीजन का प्रमाण, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? हीमोग्लोबिन के साथ होगा। बट पहला एक पॉइंट है कि 100% सैचुरेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई इट इज़ रेयर। 100% सैचुरेशन रेयर है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद में कितना मिलता है सैचुरेशन? सैचुरेशन दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्बो कितना मिलता है? तो अराउंड 95 to 97% होता है, वो भी 100 mm ऑफ Hg इतने पार्शियल प्रेशर पे होगा। उसके बाद में जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मतलब आपके शरीर में आने वाला ऑक्सीजन कम होता रहेगा, वैसा ही उसका सैचुरेशन डिक्रीज होता रहेगा। जो कोरोना के पेशेंट में हो रहा था, यस और नो? वो बोल रहे थे ना 95 का लेवल है, उसके ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 95 के नीचे है बहुत कम हो रहा है, 40 हो रहा है, 60 हो रहा है, बोल रहे थे ना। व्हाट वाज दैट? दैट इज द सैचुरेशन, है ना? वो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ दोस्ती जो है वो उसे दर्शाती है। यस और नो? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ओके दिन, एट 30 mm of Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ओनली 50% सैचुरेशन क्रिएट करता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन, इसका रिलेशनशिप जो है उसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से जाना जाता है। आपको 1 मास के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? तो आपको क्या लिखना है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड क्या? ऑक्सीजन टेंशन, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? सो ये जो कर्व होता है, ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का कर्व होता है, ये हमेशा कैसा होता है? सिग्मॉइड होता है एंड इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइज इन टेम्परेचर एंड राइज इन क्या? 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। आपको ये 4 एटम, 4 नाम ध्यान में रखना है कि अगर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, एक साइड में समरी में जब आप एग्जाम के लिए जाने वाले होंगे तो इस टॉपिक में का ये वाला पॉइंट ऐसा लिख के रखना है कि क्या जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है ये नॉर्मली सिग्मॉइड होता है। अब ये राइट साइड में बढ़ते जाता है। अगर ये राइट साइड में जाएगा, कब जाएगा राइट साइड में? ये राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा राइट साइड में। ये राइट साइड में तब शिफ्ट होगा जब नंबर 1 हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, या तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, या तो फिर 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ेगा, या तो फिर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। तो सब चीज़ें बढ़ी रही है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, उसके बाद में 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट एंड टेम्परेचर का राइज अगर होता है तो सिग्मॉइड कर्व राइट हैंड साइड में मूव होगा। ठीक है? और दूसरी बात है, ये जो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में तैयार होता है एंड इट लॉस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, और उसके कारण जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो कम होती है। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार होना
थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद में बोर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट, देखिए इनको स्टार करके भी रखेंगे और आपको इनको ज़्यादा ऐसा सीरियसली नहीं लेना है। बात समझो, ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये सिग्मॉइड है, इस पे कौन से फैक्टर का इफेक्ट पड़ रहा है डिस्कस हो चुका है। अब इसी के बारे में बोर ने क्या बोला और हेल्डेन ने क्या बोला, बस ठीक है। एक सेंटेंस में जो बोर ने बोला उसको बोलेंगे बोर इफेक्ट और जो हेल्डेन ने बोला उसे बोलेंगे हेल्डेन इफेक्ट। तो बोर ने क्या बोला कि इट इज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर ब्लड में चेंज होता है तो डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट होता है, हो गया बोर इफेक्ट। यही तो हमने पहले भी देखा 4 एटम में कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो राइट साइड में जा रहा है, देखा ना। देन व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट? हेल्डेन इफेक्ट क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फंक्शन एज ए एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक एसिड की तरह फंक्शन करता है। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अच्छी बात है बढ़ा, बट इट एक्ट एज अ एसिड। वो जितना बढ़ेगा ब्लड की एसिडिटी बढ़ेगी, यस और नो। So it decrease the pH of blood due to increase in the number of hydrogen ion, और ये एसिड फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद में है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हाई होगा अल्वेओलाई में एंड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लो होगा। ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन बट इन द टिश्यू वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर and partial pressure of carbon dioxide is high, hemoglobin does not hold as much oxygen, it release oxygen for the diffusion into the tissue। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, इस पैराग्राफ से आप क्या समझेंगे? बस इस पैराग्राफ से आपको इतना ही समझना है कि ब्लड में से टिश्यू को ऑक्सीजन कब जाएगा? जब टिश्यू के पास ब्लड की कैपिलरीज पहुंचेगी, उसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में ऑक्सीजन का जो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है ऑलरेडी और ब्लड में कम है, तो ज़्यादा की ओर से कम की ओर जाएगा, टिश्यू में जाएगा। देखिए ब्लड में ऑक्सीजन अब अच्छा है, टिश्यू में कम है, तो टिश्यू में जाएगा। और टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड में कम होता है टिश्यू लेवल पर। हम अब तीसरे पॉइंट पे हैं, हम इंटरनल रेस्पिरेशन पे है। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि ये टिश्यू लेवल पर चल रही है। ये डिस्कशन कहाँ चल रहा है? टिश्यू लेवल पर। तो टिश्यू लेवल, टिश्यू को क्या चाहिए? टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, बस जो चाहिए उसके बारे में बोलना शुरू कर देना है। कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन? ब्लड में से मिलेगा। ब्लड में क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो फिर आपको पता है कि हाइयर टू लोअर जाता है, तो बोलना है ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाइयर होता है, तो कहाँ कम होगा? टिश्यू में कम होगा, तो शिफ्टिंग हो जाएगी। सेम टू सेम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू को चाहिए या ब्लड के द्वारा बाहर फेंकना है? यस, तो फिर टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है बोलना। तो बोलना किस स्वरूप में बोलना है आपको? द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाइयर इन टिश्यू, समझ में आया? और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लोअर इन ब्लड, समझ में आ गया? तो फिर इसलिए एक्सचेंज होगा। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। देन फाइनली ये एक पॉइंट हम लोगों ने देखा। दूसरा पॉइंट जो है, हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखा। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या करना है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 मेथड से होगा, 3 प्रकार से होगा। नंबर 1 वो होगा प्लाज्मा के द्वारा, वो होगा प्लाज्मा के द्वारा 7%। कितना? 7%। उसके कैलकुलेशन सब आप कर लेंगे सब। उसके बाद में बाइकार्बोनेट के द्वारा होगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा और वो सबसे ज़्यादा प्रमाण होगा, दैट इज 70%। 7%, 70%,
और बचा हुआ 3% जो रहेगा वो अदर हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके, आरबीसी के साथ मिक्स होके कंबाइन होके जाएगा। ठीक है, इसमें बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स मतलब बाइकार्बोनेट फॉर्म करके कैसे जाता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये आप प्रॉपरली करके जाएंगे। उसके बाद में थर्ड वाला पोर्शन इसमें का है, दैट इज बाय आरबीसी, और जो बचा हुआ 23% है, एक्सट्रीमली सॉरी 3% बोला मैंने, 77 में से बचा है 23%, ये 23% आरबीसी के साथ जाएगा, दैट इज हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके जाएगा। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, जब क्या बना था, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, तो अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ वो बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वो ध्यान में रखेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाला मैकेनिज्म का लास्ट वाला पोर्शन। अब ऑक्सीजन प्राप्त हो चुका है टिश्यू को, ऑक्सीजन टिश्यू को प्राप्त हो चुका है, इसी का अर्थ है ऑक्सीजन सेल को प्राप्त हो चुका है। अब सेल में अगर ऑक्सीजन है तो रेस्पिरेशन का लास्ट वाला एंड वाला पार्ट यही होता है कि ऑक्सीजन के हेल्प से जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, दैट इज ग्लूकोज, प्लांट में है तो स्टार्च, फाइनली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाला है, गेट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दैट इज नथिंग बट अ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो सेल में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन के मदद से फूड ऑक्सीडाइज होगा, एटीपी जनरेट होंगे, और ये 2 स्टेप में होंगे बेटा, एक होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा होगा फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, दैट इज 686। तो ये आपको ध्यान में रखना, ब्लैंक ऑब्जेक्टिव 1 सेंटेंस कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तो कितना हीट जनरेट होता है। यू कैन बी आस्क्ड लाइक दैट, कितना हीट जनरेट होता है, समझ में आ रहा है, कितना जनरेट होता है, 686 किलो कैलोरी, और फिर यही 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है यूटिलाइज की जाती है। देखिए 7.3 किलो कैलोरी यूटिलाइज होती है एक एटीपी को बनाने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, यस और नो, डाइफॉस्फेट एंड 1 inorganic phosphate get combined in presence of by utilizing 7.3 kilocalorie energy and become ATP. So this is phosphorylation. ये क्या हो गया, phosphorylation हो गया. So this is all about the mechanism of respiration.